भोपाल हमारा गढ़ है, राजा भोपाल शाह के नगरी में हम लोग आए हुए हैं। रानी कमलापति हमारे पूर्वज और क्या बोलना चाहिए शक्तिशाली राजपाट उन्होंने चलाया है, यहाँ से लेके रायसेन तक, रायसेन भोपाल और सारा गढ़ किला आज भी हम जाके देख सकते हैं। ऐसे हम लोग राजा महाराजाओं, ऐसे हमारे पुरखे रहे, उनके हम लोग वंशज हैं, तो इतना तो बनता है। वेरी गुड, थोड़ा और कम, 22.5%, एकदम सर ने सही बोला। सर के लिए ताली बजाओ, ये जानकारी सर होना चाहिए। 22.5% मध्य प्रदेश में हमारी जनसंख्या। अब बताओ मध्य प्रदेश की पूरी जनसंख्या कितनी है? 8 करोड़, 7.5 करोड़ के आसपास में है, 7 करोड़। अब 7 करोड़ में 22% कितना होगा? आइए दादा लक्ष्मी, 7.5 करोड़ में 22% कितना अंदाजा? 1 करोड़, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़। अब ये जो 1.5 करोड़ लोग हैं शुद्ध रूप से अनुसूचित जनजाति, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत सर्टिफाइड है, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। ये संविधान ने इनको विशेष अधिकार दिया हुआ, विशेष अधिकार प्राप्त लोग हैं और आज हम सब यहाँ पर हैं, उन्हीं में से एक हैं। हर किसी के पास में अनुच्छेद 342 के अंतर्गत सर्टिफिकेट बना हुआ है। अब मैं ये जनसंख्या क्यों गिना रहा हूं, इससे आप लोगों को, हमको क्या फायदा? हम कुछ बात अलग करने आए जनसंख्या के ऊपर में क्यों आ गए? कुछ तो कारण होगा साथियों। कारण ये है कि जो छोटे छोटे समाज है, जो मैं कह रहा था, जिनको हम अल्पसंख्यक बोलते हैं, मुस्लिम की मैंने अभी बात की, दूसरे समाजियों की भी बात की। मुस्लिमों के ऊपर मैंने ज़कात की बात कही थी कि 3% हर कोई देता है। सोचो अगर मुसलमानों की जनसंख्या पूरे मध्य प्रदेश में मैं मान लेता हूं कि 1 लाख है, ज्यादा है, 1 लाख है, और वो 1 लाख लोग हर आदमी 300 रुपया या 3% में हम कम मान लेते हैं, उनके 30 रुपया देते होंगे, 30 रुपया महीने में। 1 लाख लोग गुणा 30 करो, कितना हो जाता है? 30 लाख हो गए? हुए नहीं हुए? 30 लाख। अगर वो 30 लाख साल भर इकट्ठा कर लेते हैं तो 12 36, 3 करोड़ 60 लाख। कोई गणित में इधर उधर होगा तो आप बताना। 3 करोड़ 60 लाख, 3 करोड़ 60 लाख रुपए इकट्ठा करके, और वो समाज आज कहां से कहां पहुंच गया। कभी किसी के पास में आप उनको भीख मांगते नहीं देखोगे। वो चादर फैला के और उसके बाबा के नाम पर दे दो, वो अलग बात है, वो उनकी धार्मिक परंपरा है, लेकिन नहीं मांगेगी। जैसे सरदार ने भीख नहीं मांगते, हमारे घोड़ आदिवासी भी भीख नहीं मांगते हैं। तो हमारी जब जनसंख्या अगर हम मान लीजिए कि 1.5 करोड़ है, तो सोचो हमारा 1.5 करोड़ आदमी अगर 1-1 रुपया रोज देना शुरू कर दे, तो जो बड़ी मुश्किल बात है ही नहीं। हम ही मान चुके हैं कि ये 1 रुपया देना कोई मुश्किल बात नहीं। मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा हूं कि ये नौकरी कर रहा है, ये किसान है, कुछ नहीं, किसान भी ज्यादा दे देता है। मैं ये बोलता हूं कि हर आदमी अगर 1 रुपया दे दे तो रोज का 1.5 करोड़ है जी। आपको या मेरे को 1 रुपया देने में कोई दिक्कत होगी समाज को? जिस 1 रुपये से कुछ भी नहीं आता, अगर हम दुकान में बोले 1 रुपये का दान देता है, क्या देता है 1 रुपये में? कहने के लिए कुछ नहीं आता, लेकिन वो 1-1 रुपया मिला के 1 रुपया माचिस जरूर आ जाता है, जो आग लगाने काम आता है। लेकिन अगर वो हम समाज को दे दें और वो अगर 1.5 करोड़ अगर हो गया, तो सोचो ये 1 दिन की बात है। अगर यही 1-1 रुपया सब लोग ने 1 महीने का 30 रुपया अगर जमा कर दिया, हर आदमी 30 रुपया दे सकता है। सिस्टम को जानने की जरूरत है, उन तक ये बात पहुंचाने की जरूरत है, उनको मांगने की जरूरत है। वो बोलेंगे तेरा क्या 1 रुपया मांग के मजाक कर रहा है, अरे मांगना है तो कुछ 100-200 मांग। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोले 1 रुपया दे दो, कोई बात नहीं, 1 रुपया मांगने हमारे पास आया है। लेकिन सिस्टम काम करता है। सिस्टम, जिस सिस्टम से हम चलते हैं, वो सिस्टम को अगर हमने फॉलो कर लिया तो 1 रुपया तो छोड़िए, 1 पैसा भी काम करता है, 1 पैसा भी। आप लोगों ने सुना होगा पहले जब पेट्रोल का रेट बढ़ता था तो 15 रुपया 5 पैसा, 15 रुपया 7 पैसा, ऐसे बढ़ता था ना। और उसी में लोग आंदोलन करने के लिए निकल जाते थे। 3 पैसा पेट्रोल का रेट बढ़ गया, रोडों में वो होता था। अब तो रोज ही बढ़ता है। कब बढ़ता है? लोग इतने आंदोलन कर चुके कि थक गए, कुछ होने वाला नहीं तो कोई करता ही नहीं है, क्योंकि वो हैबिचुअल हो गए, आदी हो गए। अरे तो पड़ता है बढ़ाना, जितना हो क्या करना, अपना पेट्रोल रोज चलो, क्यों अपना टाइम बर्बाद करना। और एक समय
आज से 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट सेंटर में थी, तो उस समय अगर 10 पैसा 5 पैसा बढ़ गया तो रोडों में लोग मोटरसाइकिल की रैली निकालते, साइकिलों की रैली निकालते थे। क्यों? 15 पैसा बढ़ गया, 5 पैसा बढ़ गए। और आज कब 2 रुपया 5 रुपया बढ़ जाता पता ही नहीं पड़ता है। तो ये 1 रुपए की जो मैं बात कर रहा हूं, कहने के लिए हम इंडिविजुअली पर्सनली कुछ नहीं खरीद सकते 1 रुपए में, लेकिन अगर वो 1-1 रुपए को मिलकर सब लोग अगर इकट्ठा कर लें, मैं बोलता हूँ 50-60 लोग हैं तो 60 रुपए में कुछ ना कुछ तो आएगा, आएगा नहीं आएगा? यही समाज की कीमत है, यही एकता की मजबूती है। इसी को बोलते हैं क्या बोलते, संगठित समाज। अगर ये संगठित अगर हम हो जाए, ऐसा अगर हम कर लें जो दूसरे समाजों ने किया है, कोई नहीं रोक सकता हमको आगे बढ़ने के लिए, कोई भी नहीं। फिर चाहे हमारे पास में वो जमीन हो या ना हो। मैं फिर देखो कहां से आपको शुरू किया था, वापस लेके वहीं आता हूं। हमारी ये गंड व्यवस्था को क्यों चालू किया गया? 3 तरह की बरार बताने के लिए मैंने ये बातें बताई। मेरे ख्याल से हर एक बरार को आपने समझ लिया होगा, प्रतिनिधित्व बरार, उत्तरदायित्व बरार और कृषि उपज बरार। ये जो बरार है उनके मायने भी समझ लिए होंगे। अब मैं उसको आपको कोरिलेट करके दिखाता हूं, देखो आप कैसे नहीं समझते इसको। इस तरह के बरार से जो पैसा इकट्ठा होगा, उनको हमारे 3 तरह के जो हमारी कंपनियां हैं, ये हमारे भारत सरकार ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जब भी कोई कंपनी बनाता है, कोई भी बनाए, 1 आदमी बनाए, 2 आदमी बनाए, 4 आदमी मिलाए, कितने भी लोग मिलकर बना सकते हैं। प्राइवेट कंपनी होता है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होता है, ठीक है। तो ये जो कंपनी है, तो सबसे पहले अप्रैल 2020 में हमारा ये कंपनी बना, यूनाइटेड ट्राइब गोंडवाना एसोसिएशन। इसका पूरा नाम है, यहां सर यूनाइटेड ट्राइब गोंडवाना लिखा है, इस कंपनी का पूरा नाम है यूनाइटेड ट्राइब गोंडवाना एसोसिएशन। और उसका ये सिंबल है UTGA, UTGA। यहाँ UBT दिख रहा है आपको, यहाँ पर TB दिख रहा है, और इसी को ऐसा करके ऐसा देखो तो GB दिख रहा है, और इसको ऐसा कर दो तो AB दिख रहा है। यहाँ पर एक दिखने के लिए आपको 2 कलर में 2 कुछ ऐसा वैसा सिंबल के रूप में दिख रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ 4 चीजें लिखी हुई, U लिखा है, T लिखा है, G लिखा है और A भी लिखा हुआ है। UTGA, यूनाइटेड ट्राइब गोंडवाना एसोसिएशन। इस कंपनी की हमारी स्थापना हुई, और इस कंपनी का काम क्या? इसका काम है सामुदायिक संपत्ति का निर्माण करना, सामुदायिक संपदा का निर्माण करना। आप में से कोई बता सकते हैं सामुदायिक संपदा कौन सी होती है? किस तरह की संपत्ति को या संपदा को हम सामुदायिक बोलेंगे? जो सभी का हो। अगर खेल का मैदान है, हमने बनाया है, तो मेरे बच्चे नहीं खेलेंगे, आप क्या खेलेंगे, उनके खेलेंगे, सबके बच्चे खेल सकते हैं। सामूहिक अधिकार है, सबको खेल सकते हैं ना। अगर कोई हमने उससे स्कूल बना दिया, इसमें जो फंड आएगा उससे हमने स्कूल बना दिया, तो क्या कोई एक समाज के बच्चे थोड़ी पढ़ेंगे? हम दूसरे समाज के बच्चों को भी मौका दे सकते हैं, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है कि उसको आप जितना भी दे सकते हो, देना चाहिए, उससे कहीं किसी को कभी नुकसान नहीं होता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर इस बात को लेके अगर हमारे समाज या जो भी समाज इस बात को गांठ बांध लिया, आज वो समाज पीछे नहीं है, शिक्षा के बल पर बहुत आगे है। समाज जो संख्या में बहुत कम है, लेकिन वो शिक्षा के पावर को अगर जिसने समझ लिया, शिक्षा के महत्व को जिसने समझा है, उन्होंने अपने बच्चों को भूखे रह के और उनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, विदेशों में पढ़ाया, और जब वहां से वापस आए पढ़ लिख के, तो उनको IAS IPS कलेक्टर बना दिया, और वो एक कलेक्टर बन के पूरे जिले का कंट्रोल करता है, और उस जिले में जितने भी लोग रहते हैं वो सब उसको सलाम ठोकने का काम करते हैं। आज भी सिर्फ एक होता है, किस लिए, क्यों ऐसा हुआ? शिक्षा के कारण। तो शिक्षा का जो महत्व है, वो दुनिया की चाहे कोई भी चीज कितने भी आपको महंगी लगे, शिक्षा के पीछे सब कम है, कमजोर है। कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता, कोई उसका बराबरी नहीं कर सकता, उसका कोई दर्जा नहीं है शिक्षा के सामने। तो अगर स्कूल बन गया तो सब पढ़ेंगे, इससे अगर हॉस्पिटल बन गया जैसे दूसरे समाज करते हैं, हमारा इलाज होगा, डॉक्टर हमारे होंगे, कहां जाएगा वो पैसा? समाज में रहेगा। कॉलेज बन गए, बड़े स्कूल बन गए, जैसे आप देख रहे हो, पहले जो कॉलेज यूनिवर्सिटी होते थे, मध्य प्रदेश में सिर्फ 11 यूनिवर्सिटी होती है, आज इंदौर में अकेले 25 यूनिवर्सिटी हैं, भोपाल में अकेले पता नहीं कितने यूनिवर्सिटी हैं, और सब यूनिवर्सिटी किसके हैं? सरकारी कोई नहीं है, सब निजी हैं। कैसे? समाज के लोगों ने मिलकर एक
कंपनी का निर्माण किया और उसको बोला कि ये फलाना कंपनी है और उस कंपनी का नाम दे दे कि हम एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे। और उन्होंने उसके ऊपर पहले स्कूल खोला, फिर इसके बाद में मिडिल स्कूल खोला, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी कॉलेज खोला और धीरे धीरे उसकी इतना पैर पसारा कि वो यूनिवर्सिटी का रूप ले लिया। बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपके देख रहे हैं यहाँ पर, भोपाल में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है और सब प्राइवेट है। अगर सरकार से लेते हैं तो वो वहां से क्या बोलते हैं, बजट, क्या उसका एक अच्छा नाम है, सरकार उनको कुछ अनुदान के रूप में देता है, कुछ उसको बजट बोलते हैं, ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को, वो देता है, उसका भी फायदा वो लोग खुद उठा लेते हैं। ऐसा नहीं कि सरकार ने अगर उनको अनुदान दे दिया तो वो लोग बच्चों के फीस कम करें, नहीं करते, कभी नहीं करते। तो हमारे जो बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, हम जब करेंगे वहां, तो इससे हमारे स्कूल बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, तालाब बनेंगे, शहरों में भवन बनेंगे। जैसे आज ये भवन है, आज ये भवन को किसने बनाया? समाज ने बनाया, सरकार ने नहीं बना के दिया, समाज के पैसे से बना हुआ है। कहां से? अगर ये हमारा समाज अगर इकट्ठे पहले कभी हुआ होता और एक एक रुपए की कीमत को समझा होता तो आज हम यहाँ किराए के भवन में 1.5 लाख रुपए देके नहीं बैठे होते, हमारे भवन में नहीं बैठे होते, नहीं बैठे। और इसमें किसी एक का जी जान नहीं लगा है, एक ने कोई संपत्ति बेच के यहाँ पर भवन नहीं बना लिया है। पूरे समाज के, ये जो जिस समाज का भी है वो समाज ने पहले बैठा मीटिंग की और बोला कि हमको ऐसा करना चाहिए जो हमारे लिए काम आएगा, और जब हमको काम आएगा तो हम उपयोग करेंगे, और जब खाली रहेगा तो हम किराए में देंगे, जितना पैसा हम लगा रहे उतना वापस आ जाएगा। और ये प्लान किया, जितना उन्होंने खर्चा किया सारे पैसे उनके वसूल हो गए। अब जो हो रहा है, पैसा आ रहा है, वो सब पूरे फायदे में जा रहा है, सब उसका बेनिफिट ले रहे हैं। हम सब लोग यहाँ 500, 1000 रुपए, 2000 रुपए देके आए हैं, वो हमारे लिए वो खर्चा है, हमने उसको एक्सपेंस किया, उनके लिए वो फायदा है। हमारे जेब से निकल के कोई पैसा गया तो किसी की जेब में भी तो गया, किसी के अगर जेब से पैसा निकला है तो वो कहीं इधर उधर नहीं जाता, किसी का फायदा होता है, किसी का खर्चा है तो वो दूसरे का फायदा निश्चित रूप से, दोनों का खर्चा नहीं हो सकता कभी। लेकिन हमारे समाज ने ये नहीं किया, तो आज हमारी स्थिति ये है। इसी स्थिति को बदलने के लिए यूनाइटेड ट्राइब गोंडवाना एसोसिएशन का गठन हुआ है। इसमें 500 रुपए का शेयर है, एक शेयर आप खरीदेंगे तो 500 रुपए कीमत है उसका, और वो 500 रुपए का शेयर के हिसाब से लोगों ने जितने पैसे अभी तक दिए हैं वो सामुदायिक संपदा के निर्माण के लिए यूनाइटेड ट्राइब गोंडवाना एसोसिएशन कंपनी के बैनर तले उस पर पूरे छत्तीसगढ़ में काम चल रहा है, और आज तक आगे बताऊंगा जो बोलने वाला हूं। दूसरा हमारा कंपनी है, इसके बैनर तले, इसके रजिस्ट्रेशन के तले ये बना हुआ है जिसको बोलते हैं कोयतुर वेल्थ ट्रेडिंग कंपनी। यहाँ वेल्थ नहीं लिखा है, कोयतुर वेल्थ ट्रेडिंग कंपनी। अब ये कोयतुर वेल्थ ट्रेडिंग, सबसे पहले एक नया शब्द आ गया, हालांकि मेरे को गंडवाना के बारे में बताना था, आप सब लोग जानते हैं तो वहां मैं नहीं जाऊंगा। अभी कंपनियों की बात कर लेते हैं। तो कोयतुर मतलब हम कौन लोग हैं? कोयतुर है। क्यों कोयतुर है? इसके जब इतिहास में जाएंगे या इसके हकीकत में जाएंगे, इसके नेचर में, प्रकृति में जाएंगे, तो कोयतुर का मतलब होता है जो मां की कोख से जन्म लेता है। हम किसी के बांह से, भुजा से, आंख से, मुंह से, नाक से, मछली के पेट से, किसी के मैल से, वहां से हमारी उत्पत्ति नहीं हुई है, और हमने किसी को ऐसा उत्पत्ति होते हुए देखा भी नहीं है किसी समाज का। तो हम दूसरे समाज की यहाँ पर बिल्कुल भी बात नहीं करें, क्योंकि ये हमारा है। हम अपने समाज के आर्थिक एकता कैसे हो, हम लोग आगे कैसे बढ़े, हम उस पर बात करने वाले हैं। लेकिन क्योंकि हमारा कंपनी का नाम कोयतुर है तो कोयतुर के मतलब को तो जानना बनता है। कोयतुर का मतलब जो अपनी मां की कोख से पैदा हुआ, कोई वरदान नहीं है, कोई एक वो वरदान मिलता है, कोई भगवान का नहीं, कुछ और बोलते हैं भगवान ने भेजा है, कोई दूत है, बहुत सारी चीजें हैं। हम वहां पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते। क्यों? हमारी उपज, हमारी उत्पत्ति हमको पता है, इसलिए हमारे इतिहास को, हमारे नेचर को, हमारे प्रकृति को जिंदा रखने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को ट्रांसफर करने के लिए, बताने के लिए, और सरकार को भी बताने के लिए, क्योंकि हम इसी नाम से भारत सरकार ने रजिस्ट्रेशन किए हैं, इसी नाम से रजिस्ट्रेशन है, कोयतुर वेल्थ ट्रेडिंग कंपनी। ये ट्रेडिंग कंपनी क्या करता है? हमारे समाज जो भी कृषि में जितना उपज करता है, जिस किसी के खेत में चाहे वो चना हुआ हो, गेहूं हुआ हो, धान हुआ हो, उसके पास में दलहन हो, तिलहन हो, कुछ भी हो, वो सारा हमारा ट्रेडिंग कंपनी खरीद लेता है।
कोई मंडी में जाने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी बाजार में जाने की जरूरत नहीं है, किसी सेठ साहूकार के पास में जाने की जरूरत नहीं है। जहां हमारी ये कंपनी में जो पैसा है 500 रुपए इसका जो शेयर खरीदते हैं, उससे जो पैसा इकट्ठा हुआ है करोड़ों के नाम, करोड़ों रुपए, वो करोड़ों रुपए से हम इसको खरीदते हैं और इसको प्रोसेस करते हैं। अब प्रोसेस करने के लिए मान लीजिए हमने अगर धान खरीदा तो धान तो बेचेंगे नहीं, उसको मशीन में कुटाई होगी, उसके भूसा अलग होगा, चावल होगा, छोटा अलग होगा, बड़ा अलग होगा, और इस प्रोसेस में धान से लेके उसको पैकेजिंग करने तक 5 किलो का, 10 किलो का, 25 किलो का, या एक पैकेट 1 किलो का, 2 किलो का, वो पैकेजिंग का काम कौन करता है? इसमें पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है। जो अनपढ़ लोग हैं, हमारी माता है, बहनें हैं, जो दूसरी जगह काम ढूंढने जाती हैं, वो उनको काम करने के लिए ना जाना पड़े, इसलिए ये कंपनी हमारे जो अनपढ़ माता बहनें हैं, जो नहीं पढ़े हैं अभी तक, उन सबको यहाँ पर आराम से बैठ के घर में काम करने के लिए ये कंपनी हमारा अवसर देता है। इस कंपनी का काम ये है। अब यहाँ सारा प्रोसेस हो गया, फिनिश गुड बन गया, इसके सारे पैकेट बन गए। चना हमने बेचा या इस कंपनी ने दाल बना दी, सरसों हमने बेचा, इस कंपनी ने उसका तेल निकाल के 1 किलो के डब्बा में पैकेट कर दिया, पाउच बंद करके दे दिया। अब वो क्या करेंगे यहाँ? तब हमारा ये सामान इस कंपनी में जाता है। कोई दूर रिटेल कंपनी, रिटेल का मतलब फुटकर, थोक का माल यहाँ खरीदा जाता है इसमें, और जो फुटकर माल है वो यहाँ बेचा जाता है। जैसे यहाँ से बन गया तो ये यहाँ चला जाएगा, और यहाँ जो जाने का प्रोसेस है, यहाँ सुपर बाजार पर भी आप देख रहे हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये हमारा सुपर बाजार छत्तीसगढ़ में इस तरह के 7 सेंटर चल रहे हैं, जहां हमारे 3.5-4 करोड़ रुपए का अभी तक इन्वेस्टमेंट हो चुका है, किसी के अकेले के पैसे से नहीं, 500 रुपए के शेयर के माध्यम से और 1 रुपए के बरार के माध्यम से। 1 रुपए का जो बरार है वो कोयतुर यूनाइटेड ट्राइब गोंडवाना एसोसिएशन को मजबूत करने के लिए काम आता है, जहां वो अपना वो इसको जमीन लेते हैं, जगह लेते हैं, वहां बनाते हैं, जहां जरूरत पड़ती है वहां किराए से लेते हैं, और इसके बाद में इसमें प्रोसेस करते हैं। और जब बात आती है प्रोसेस होके कंप्लीट हो गया, तब फिर ये जाके कोयतुर वेल्थ रिटेल कंपनी में चला जाता है, और वो बाजार की तरह वहां पर ऐसा बिकता है। इसी तरह से फिर वहां कोई भी आके ले सकता है, और हमारे जितने लोग हैं वो तो लेते ही है, कहां जाएंगे? हमारा प्रोडक्ट है, हमने पैदा किया, हमने वहां अपने कंपनी को दे दी, वो कंपनी ने उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करके वो सुपर बाजार में भेज दिया, जिसको हम रिटेल कंपनी बोलते हैं। अब वो रिटेल कंपनी का नाम हमने क्या कर दिया? के से कोयतुर टीआरसी। टीआरसी का मतलब ट्राइबल रिसोर्स सेंटर। ट्राइबल मतलब कौन होता है? आदिवासी, मूल निवासी, इसी को ट्राइबल बोलते हैं। रिसोर्सेस, रिसोर्सेस कहां से हुआ? रिसोर्सेस यहां से होता है। हमने धान पकाया, गेहूं पकाई, चावल पकाया, या फिर जो वनोपज है, चाहे वो तेंदू हो, चार हो, हलवा हो, इमली हो, गोंद हो, कुछ भी हो, जो वनों से भी इकट्ठा करने का काम करते हैं। हमारी माँ बहनें ही तो करती है, कौन करता है? कोई बनिया बामन का, किसी दूसरे जात का या मुसलमान को कभी देखे हो जाते? कोई नहीं जाता। कौन जाता है जंगल में? जंगल तो हमारे पास ही है, तो हम ही तो जाते हैं। आजकल आप जितने जो चाट खाते हो, कुल्फी खाते हो, या जो कुछ भी खाते हो, वहां जो खटाई का मजा है ना, तो वो कोई भोपाल का आदमी जाके कलेक्शन करके नहीं लाता है जंगलों से। जंगलों के पास जो छत्तीसगढ़ में, जो बस्तर में है, बस्तर में है, या हसदेव में है, या हमारे यहाँ से अलीराजपुर में है, झाबुआ में है, धार में जो बैठा हुआ है, बड़वानी में बैठा हुआ है, वो लोग आके और ये सब चीजें इकट्ठे करके लेके आते हैं, और तब जाके वो भोपाल तक आता है। तब वो इमली की चटनी बनती है, तब हम लोग बड़े बड़े होटलों में खाते हैं। उस इमली का कीमत वहां, एक इमली का 1 रुपया भी नहीं मिलता, वो एक इमली यहाँ से 10 रुपए से ज्यादा का कीमत हो जाता है। क्या? सिर्फ उसका रस, छोटा सा 1-2 चम्मच। कितना इसमें फायदा है, लेकिन हम इसको समझ पाते हैं क्या? नहीं। वो काम हम करना शुरू कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में हमारे 7 सेंटर आजकल चल रहे हैं। हमने पहली बार इसको सोचा कि हम इसको निवेदन करके मध्य प्रदेश में लाएंगे, और मध्य प्रदेश में हम इसको शुरुआत करेंगे। हमारे साथी को हम यहाँ पर बताएंगे, हमारे समाज को बताएंगे, और जिस दिन समाज समझ लेगा और 1 रुपया देना शुरू कर देगा, उस दिन हमारी ये जो गाड़ी है ना, ट्रेन की तरह जो दिख रहा है ना, वो इस दिन इसका मुहाने का काम, ये इंजन का काम करेगा, यहाँ पर लोग बैठेंगे, ये मशीन का काम करेगा, यहाँ सवारी बैठेंगे, और ये सब के सब इस माध्यम से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। जो ट्राइबल रिसोर्सेज सेंटर है आज का रिसोर्स, और ये सेंटर जो है वो सेंटर बाजार है, नीचे लिखा है सुपर बाजार। ये सुपर बाजार कोई मजाक में या कल्पना में नहीं कह रहा हूं, वो सेंटर चल रहे हैं, 7 जगह चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं, झारखंड में चल रहा है, उड़ीसा में चल रहा है, वेस्ट बंगाल में चल रहा है।
आप सोच के बताइए कि हमको मध्य प्रदेश में करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना हमारा नुकसान होगा कि फायदा होगा? हम लोग को लूटने पाटने या फिर आप लोगों को झूठ बोलने के लिए मतलब यहाँ बुलाए हैं, हम आए हैं, अपना समय दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा है? बिल्कुल साथियों, ये प्रमाणिक बात है। 4 साल में जिस इंसान ने, जिस शख्स ने, जिस कमेटी ने, जिसकी सोच ने आज समाज को एक नई दिशा दे रहा है, समाज को एक नई ऊंचाइयों में लाने के लिए जो प्रण करके रखा है, बेशक इसकी जो सोच थी वो हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम ने कहा था कि एक मुट्ठी चावल जिससे महाकल्याण, एक मुट्ठी चावल से महाकल्याण। वो एक मुट्ठी चावल हम नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं 1 रुपये से महाकल्याण। संभव है नहीं है? आप लोगों को लगता हो तो आप थोड़ा हाथ खड़े करके ताली बजाएगा, बता कि सही में ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? या कोई कठिनाई ऐसा लगता है कि नहीं ये तो मुश्किल काम है, क्यों 1 रुपया देगा, पता नहीं हमको फिर वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई खा जाओगे तो हम लोग पता नहीं कहाँ जाएगा, ऐसा कुछ? तो 1 रुपया की कीमत, हम कहते हैं ना 1 रुपया में क्या हो जाएगा? 1 रुपया में वो सब कुछ हो सकता है, वो सब कुछ हो सकता है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आदमी बोलते हैं ना कि निकाल ले, 1 लोटा निकाल ले, क्या हो जाएगा? दूध निकाल ले, पानी निकाल ले, क्या घट जाएगा? सोचो अगर 1-1 लोटा सबने निकाल लिया तो कुछ बचेगा? कहते हैं समुद्र को कोई नहीं सुखा सकता, लेकिन समुद्र भी तो 1-1 बूंद पानी से ही बना है ना? नहीं बना है? जिस दिन धरती पलट जाए, जिस दिन उसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति खत्म हो जाए, ये पानी एक झटके में पता नहीं कहां उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। इतना कुछ पावर है प्रकृति में, और हम तो प्रकृति प्रेमी हैं, प्रकृति के लोग हैं, प्रकृति को मानने वाले लोग हैं, तो हम कोई अलग तो नहीं और अलग बात भी नहीं करते। जब हम सारा चीजें अपने खून पसीने से लेके 4 महीने मेहनत करके फसल उगाते हैं, उस फसल का कीमत हमको कितना मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता है, और उसको प्रोसेस करके दूसरे लोग हमको लूटपाट करके और उससे अपना फायदा कमाते हैं। शहरों में बड़े बड़े बिल्डिंग बना के रखे, हम आज भी गाँव में, गाँव से गाँव शहर तक आने के लिए सड़क नहीं है, खरीदने के लिए बाइक नहीं है, चलने के लिए बाइक नहीं है, वो भी होता है तो लोन में होता है, नहीं पटा है तो उसको भी खींच के ले जाते हैं। आज ये हमारी स्थिति है जो हम कमा के और पेट भरते हैं पूरे देश का। किसान अगर आज काम करना बंद कर दे या ये सोच ले जिस दिन उसको इतनी मजबूती मिल जाए कि मैं अपना एक भी दाना इस साल नहीं बेचूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मोदी कहां से 5 किलो देगा 80 करोड़ लोगों को? मोदी 80 करोड़ लोगों को देता है ना 5 किलो अनाज, और उसका डंका पीटता है कि मैं 5 किलो अनाज मेरे 80 करोड़ देशवासियों को देता हूं। जब मोदी सरकार में नहीं था 2014 के पहले, इसमें कोई गुरेज नहीं है मैं सरकार की बात कर रहा हूँ या कर रहा हूँ, क्यों? मेरे पास में ये संविधान है और मैं संविधान को जानता हूँ, ये संविधान है मेरे पास में। इसके पूरे 395 अनुच्छेदों के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, हर एक अनुच्छेद के बारे में आपको मैं बता सकता हूँ। ये मेरे पास इतना बड़ा राइट है जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, और इसी से हम संचालित हैं, हमारा प्रदेश संचालित है, हमारा देश संचालित है, और इससे बड़े कोई भी नहीं है इस देश में। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या कोई भी हो, उसके ऊपर कोई होता भी नहीं है। सबको इसने काम बांट के रखा है, सबको, कोई उससे अपना मुंह नहीं मोड़ सकता है, इतनी ताकत है। अब आप, क्योंकि अब मैं ये उठा ही लिया हूं तो इसके बारे में भी थोड़ा 2 शब्द आप लोगों से बातचीत हो जाए। आप लोगों ने बहुत सारी पढ़ाई की, यहाँ पर 12th वाले भी होंगे, ग्रेजुएशन भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हैं, और बाकी डिग्रियां भी हैं, जिससे आपका जीवन यापन चल रहा है, नौकरी चाकरी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर। लेकिन ये सब आपको कहां से मिला, कैसे मिला, इसके बारे में कभी दिमाग में कोई बात आई? कभी भी थोड़ा सोचा हो? 1947 के पहले जब देश आजाद नहीं हुआ था तब ये देश मनुस्मृति से चलता था। आप लोग को मालूम होगा 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति सबके सामने चलाया था, 1927 को। और संविधान कब बना? 1949 को। कितने साल बाद? लगभग 23 साल बाद। लागू कब हुआ? 20 साल बाद बना, और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। आज इस संविधान को लागू हुए 75 साल हो गए, हम हीरक जयंती वर्ष पर चल रहे हैं। जब कोई भी संस्था बन के तैयार होता है, या कोई भी महाग्रंथ या कोई भी ऐसी चीज बन के तैयार होता है, या हमारी शादी हो गई मान लो,
या हम जब 25 साल के हो गए तो हम बोलते हैं मेरा 25 साल का उम्र हो गया, याद करते हैं, बताते हैं लोगों को, जन्मदिन मनाते हैं, 25 साल का हो गया। क्यों 25 साल? 20 को क्यों नहीं मनाया? 30 को क्यों नहीं मनाया? 25 से क्यों? क्योंकि 25 को रजत जयंती बोलते हैं, रजत जयंती वर्ष बोलते हैं। 25 साल हो गया। और जब 50 का हो जाता है उसमें भी सेलिब्रेट करते हैं, उसमें भी मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? स्वर्ण जयंती वर्ष आ गया। स्वर्ण जयंती मतलब सुन के कि हम लोग स्वर्ण जयंती 50 साल के हो गए, हमारी शादी के 50 साल, हमारे नाते पोते इतने हो गए, उसकी खुशी मनाते हैं। या फिर कोई बिल्डिंग बना ली या कोई चीज की स्थापना की हो, उसके स्वर्ण जयंती मनाते हैं। नहीं मनाते। हमारे संविधान को आज पूरे 75 साल हो गए, हम लोगों को यह भी नहीं पता है कि 75 साल में होता क्या है, कौन सी जयंती होती है। किसी को पता है? 75 साल जब हो जाता है तब क्या बोलते हैं? हीरक जयंती बोलते हैं। हमारा संविधान देश में लागू हुए हीरक जयंती वर्ष मना रहा है। 75वें साल को पूरा कर लेगा 26 जनवरी 2025 को। हमको इसमें प्राप्त अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है। यह राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के लिए अनुदेश है, उनके लिए आदेश है, और देश के प्रत्येक नागरिकों के लिए अधिकार लिखा हुआ है इसमें, जिसको हम फंडामेंटल राइट बोलते हैं। इस संविधान की अगर हम बात करते हैं, इसकी खूबसूरती क्या है मालूम है? इसकी खूबसूरती यह है कि ये दुनिया के बड़े बड़े जितने देश हैं जहां खूबसूरत संविधान चलता था, उन देश के संविधानों का अध्ययन किया गया, उनसे खूबसूरत बातें ली गई, जैसे समता, समानता, बंधुता, भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता, ये बातें ली गई और ये बातें इसमें समाहित की गई। इसलिए हमारे ये संविधान को दुनिया का विश्व श्रेष्ठ संविधान की दर्जा है। कितने लोग जानते हैं? विश्व श्रेष्ठ संविधान का दर्जा है। पूरा हमने इसको नहीं पढ़ा, हमने इसको नहीं पढ़ा, लेकिन दुनिया ने इसको पढ़ के और विश्व का श्रेष्ठ संविधान घोषित किया है। हमारे देश के लोगों को पता ही नहीं, हमको पता ही नहीं, हमारे शासन करती जमात को पता नहीं, हमारे न्यायपालिका को पता नहीं है, हमारे कार्यपालिका को पता नहीं, व्यवस्थापिका को पता नहीं, मीडिया को तो कुछ भी पता नहीं है। हमको कौन बताएगा? ना इसको स्कूलों में पढ़ाया जाता, ना गांव में हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इसकी बात करते। मैं समझता हूं किसी के घर में, अब तो काफी बात हो रही है तो होगा भी, किसी के घर में भी नहीं होगा। बहुत सारे लोग होंगे जो आपके घरों में संविधान की किताब नहीं होगी, जहां से आपको जीने का हक, आपके जन्म लेने के पहले और मरने के बाद तक के अधिकार सुरक्षित हैं, उस किताब को हमने आज तक जानने की कोशिश ही नहीं की, किसी ने नहीं बताया। अब बात आती है कि क्यों नहीं बताया, कौन बताता? अगर ये स्कूलों में बताया जाता तो हम पढ़ लेते। इसका मतलब सरकारों ने छुपाया? सरकारों ने नहीं बताई, क्योंकि पॉलिसी जो बनाता है, नई शिक्षा नीति जो अभी 2020 की बनी है, इसके पहले 1986 में अर्जुन सिंह ने बनाया था, जब वो मानव संसाधन विकास मंत्री था, तब उसने बनाया। जवाहर नवोदय विद्यालय की शुरुआत अर्जुन सिंह ने करी थी 1986 में, आई थिंक उसी के आसपास की बात है। तो उस समय हमारे शिक्षा नीति बनाने वालों ने अगर इसको अनिवार्य रूप में रखा होता, कि इसको अनिवार्य शिक्षा के रूप में संविधान पढ़ाया जाता, तो सब लोग जानते, लेकिन नहीं रखा गया। क्यों? अगर आप संविधान के बारे में जानने लगोगे और आपको पता होगा संविधान के पहले ही भाग में अनुच्छेद 1 में लिखा है हमारा देश का नाम क्या होगा, तो वहां पर लिखा भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। लेकिन आज कितने लोग जहां भारत बोलते हैं? सबको जय हिंद बोलते हैं, आप सुन लोगे, हिंदुस्तान बोलते हो सुन लोगे। राहुल गांधी को आपने अगर कभी सुना होगा तो एक छोटा सा किताब इतना लेता है और बोलता है ये मेरा हिंदुस्तान का संविधान है। अरे संविधान के किसी भी एक भी अनुच्छेद में एक भी शब्द हिंदुस्तान नहीं लिखा है, लिखा है तो भारत लिखा है, उसको पता नहीं है। हम बोलते हैं कि वो हमारे संविधान की रक्षा करेगा, बोलता है हम संविधान बचाएंगे। अरे किताब को, संविधान को बचा के आप क्या कर लोगे? मैं एक संविधान यहाँ क्यों लेके आया हूं? मैं घर में रखता, अलमारी है मेरे पास में, उसको लॉकअप कर लेता ताकि कोई छुए नहीं, चूहा तक भी नहीं पहुंच पाया, हवा भी नहीं बच जाता। रोज इसमें संशोधन हो रहे हैं, रोज इसके नियम बदल रहे हैं, हमारे अधिकारों को न्यून कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, हमारे जहां पर सुरक्षा होनी चाहिए उसको वो कम कर रहे हैं, और हम बोल रहे हैं संविधान बचा। तो किताब आपका क्या करेगा जब तक उसका अनुपालन नहीं होगा? बिना जो कोयतूर रिटायर कंपनी है, उससे हमारे समाज को किस तरह से लाभ मिलेगा, आप बता सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन, बताता हूँ बेटा, थोड़ा इसको पूरा होने दो। तो ठीक बात है। हाँ,
इसको समझो पहले, ये जब जिस दिन इसको समझ लोगे ना, संविधान आपको क्या है, कोयतुर कहाँ से आया मालूम है? कोयतुर लोगों को 5वीं अनुसूची में जो विशेषाधिकार मिला है। संविधान हाँ, नहीं, संविधान टॉपिक अच्छी बात है, लेकिन मैं थोड़ा उसके बारे में कोयतुर के बारे में, हाँ। कोयतुर से। कोयतुर रिटेल कंपनी से हमारे समाज को किस तरह से लाभ मिलेगा? वेरी गुड क्वेश्चन। चलो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। बच्चे ने जिज्ञासा जाहिर की, मन में क्वेश्चन प्रश्न उत्पन्न होना बहुत जरूरी है। कोयतुर रिटेल कंपनी है ना, ये दोनों का नाम कोयतुर लिखा है। मैंने कोयतुर का मतलब क्या बताया था अभी? मतलब कि जो मतलब कि माता के गर्भ से हाँ। जन्म लेने वाले, हाँ, मतलब कोयतुर, ठीक है ना। अब आप जब स्कूल आप पढ़े हैं ना बेटा, कितना? 12वीं पास, 12वीं पास से। कौन सब्जेक्ट से? बायो साइंस। बायो साइंस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बायोलॉजी में हमारा जो जीन होता है, जिससे हम टेस्ट करते हैं, पहचान करते हैं, डीएनए सुना? डीएनए बता सकते हो डीएनए क्या होता है? अनुवांशिकता। अनुवांशिकता। ये जो कोयतुर है ना, बिल्कुल सही जगह पहुंच गए आप, अनुवांशिक। तो हम जो आज यहाँ पर हैं, हम किसके वंश से? माता। माता किसके वंश से? माता की माता। वो माता की माता की माता जहां तक भी जाए, उनका जो उत्पत्ति हुई है, कैसे हुई है? कोख से। ये कोयतुर का मतलब समझ में आया कि हम लोग कोयतुर कोख से जन्म लेने वाले हैं, कोयतुर। अब आते हैं उसके नीचे, क्या लिखा है? रिटेल। रिटेल लिखा है। रिटेल का मतलब होता है, आपने कोई चीज सामान खरीदी बाजार से, उसमें कीमत लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? एमआरपी रेट। एमआरपी का मतलब रिटेल। आ गए ना बेटा? वही तो, ये जो रिटेल लिखा है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो आप मैक्सिमम को छोड़ दो और प्राइस को छोड़ दो, बीच का जो रिटेल होता है ना, मतलब हम फुटकर कोई चीज को अगर बेचेंगे, चिल्लर बेचेंगे, तो अधिकतम कितने में बेचेंगे, वो रिटेल शब्द वहां से। चिल्लर, सीधे शब्दों में बोल दो, चिल्लर। अगर आपके पास में 10 रुपए का नोट है और आपको उसको चेंज चाहिए, तो क्या ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकता है? पैसा बंद हो गया। 1-1 रुपए के 10 सिक्के मिलेंगे, 2-2 रुपए के 5, 3 और 4 रुपए के सिक्के होते नहीं, या फिर 5 रुपए के 2। तो ये क्या हो गया? रिटेल। रिटेल का मतलब चिल्लर। अब ये जो चिल्लर है, रिटेल है, जब ये सामान यहाँ पर बनेगा, यहाँ आप 1 बोरा धान लेके आए और इस कंपनी को बेच दिया, ठीक है? तो वो प्रोसेस तो वो सही है, ठीक है। मैं वो कह रहा हूँ, जैसे कि मान लो महिंद्रा कंपनी है, ठीक? महिंद्रा कंपनी अपना कोयतुर समाज, जो कोयतुर रिटेल कंपनी है, वही प्रोडक्ट बेचता है। अपना ये बेच रहा है, अपना ठीक है, 2 दुकान है मार्केट में, एक है अपना कोयतुर वाला और एक है महिंद्रा वाला। महिंद्रा वाला भी सेम प्रोडक्ट बेच रहा है और कोयतुर वाला भी सेम प्रोडक्ट बेच रहा है। उसमें डिफरेंस क्या है वो पूछो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो, महिंद्रा वाला जो बेच रहा है, महिंद्रा वाले पास पहले चलते हैं ना, ये तो कोयतुर है तो हमारा है, हम तो घर वापस आ ही जाएंगे, तो पहले महिंद्रा दूसरे की दुकान देखते हैं, क्योंकि हमारी आदत होती है कि हमको अपने घर की चीजें अच्छी नहीं लगती, लेकिन दूसरे का है तो वो ज्यादा अच्छा होता है। ये अक्सर ये नजर का खेल है, ऐसा होता है ना? तो हम महिंद्रा को पहले ले लेते हैं, ताकि हमको समझ आए कि हमारी नजर कहाँ फेर खाता है और हमारी सोच, हमारा दिमाग कहाँ पर पहले जाता है। महिंद्रा की जो दुकान है, और हम सोच लेते हैं कि वो सुपर बाजार खोल के रखा है, ठीक है? सुपर बाजार में क्या मिलता है? इसको चालू कर सकते हैं? कहाँ चलेंगे? चलो कोई बात नहीं। महिंद्रा के बाजार में आप एक और चीज मेरे को बता दो। महिंद्रा के बाजार, सुपर बाजार में गए तो आप वहां से क्या खरीद के लाए? कोई एक सामान का नाम। मान लो नहीं, एक सामान का नाम। एक सामान चिप्स ले लेते हैं। चिप्स ले ले, वेरी गुड। अब रुक जाना वहीं। चिप्स कौन सा होता है? आलू का चिप्स। आलू का चिप्स आपने लिया। अब जो महिंद्रा कंपनी है, उस महिंद्रा कंपनी जो चिप्स बना के बेचता है, चिप्स, वो उसके पास कितनी खेती है जहां से वो आलू लगाता है, आलू उगाता है क्या? नहीं है ना? कहां से लाता है आलू? हमारे पास से लाता है। 1 किलो आलू की कीमत कितनी होगी बाजार में? कभी आपने आलू खरीदा? कितना है? 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो का उसने आपसे खरीद लिया या हमने खरीद लिया। अब वो उसका चिप्स बनाता है। तो चिप्स बनाने के प्रोसेस में 1 किलो आलू का चिप्स बनाया, और उस प्रोसेस में आप अपने हिसाब से बता सकते हो कितना खर्चा आया होगा? अंदाज 20 रुपए
उसको वो उबालता है, फिर काटता है, फिर उसको तलता है, तलने के बाद मसाला डालता है, फिर उसके बाद में सुखाता है, फिर उसको पैकिंग करता है, और पैकिंग करने के बाद में ट्रांसपोर्ट लगता है, ट्रांसपोर्ट के बाद में वो दुकान तक पहुंचता है। यही प्रोसेस है। तो हम कितना मान लें उसके खर्चा? आप में से कोई बता दो, बच्चे ने बहुत साथ दिया है। 30 रुपया। 30 रुपया वो और 50 रुपया आलू के, 20 रुपया आलू के, 30 रुपया उसके चिप्स बना के दुकान तक पहुंचाने का। सही बात, यहां तक क्लियर? 50 रुपया का 1 किलो आलू में टोटल खर्चा हुआ। अब ये बताओ, आप जो आलू का चिप्स आप लेने जाते हैं बाजार में, वो चिप्स कितने का होता है? उसमें कितना क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में आलू होता है? कितने नंबर के चिप्स, कितना वजन के चिप्स होते हैं? कितने ग्राम का, कितने ग्राम? नहीं, वजन से बताओ। वजन देखो, बच्चे का क्वेश्चन जेन्युइन क्वेश्चन है। इसका मतलब ये बच्चे समझ रहे हैं, यही हमारे समाज का भविष्य है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये कुछ ना कुछ अपने जीवन का, इसलिए ताली बजाई। ये क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में उत्पन्न होना चाहिए। मैं यार कहना चाहता हूँ आप लोगों को। 10 ग्राम या 20 ग्राम रहता है? 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम रहता है जी। 10 ग्राम। और वो 10 ग्राम कितना का हुआ? 5 रुपए का। अब आप ये बताओ मेरे को कि वो 1 किलो आलू को पहले पकाया, सुखाया, ये वो सुखाने के बाद कितना चिप्स बना होगा उसका? आधा किलो, 250, 200। वजन में सूखने के बाद कितना बचा होगा? कितना माने? मैं बोल रहा हूँ उसको 250 ग्राम बनवा लेता हूँ मैं, 250 ग्राम। अब वो 250 ग्राम जो चिप्स है, 250 ग्राम चिप्स को उसने 10-10 ग्राम करके, कितना होता है? 10 ही ग्राम बोला ना। वो पाउच में कितना होता है? 10 ग्राम, 25 मान लो। सबको पता है 25 का कोई मानने वाला है क्या कि वो आलू के चिप्स में 25 ग्राम वो रहता है? दादा है? 25 होगा। हम दादा की बात को मान लेते हैं, सर की बात को मान लेते हैं। एक सीनियर मोस्ट आदमी कह रहा है, तो मैं, हम सब छोटे हैं, दादा की बात को मान लें। 25 ग्राम, 250 ग्राम में 250 ग्राम जो हमारा 1 किलो आलू का 50 रुपए के खर्चे पर माल तैयार हुआ है, पैकेट बन के तैयार है, और 25 ग्राम का एक पैकेट बना। 250 का कितना बना? रुक जा बेटा, 250 का कितना बना? 5 ग्राम हवा रहती सर। नहीं दादा, वो छोड़ो। नहीं नहीं, अब फालतू बात, तुम इधर उधर मत जाइए, काम की बात नहीं तो फिर समझ नहीं पाएंगे। 10 पैकेट सर। 10 पैकेट बन गए। अब एक पैकेट कितने का है? 5 रुपए। 5 रुपए। 5 रुपए का जी। 5 रुपए का है जी। नहीं, 5 रुपए का नहीं होता है वो, 10 रुपए का। तो 10 पैकेट कितने के हो गए? 100 रुपए के। वो आलू बन के दुकान में आते तक कितना खर्चा आया था? 50 रुपए। और सिर्फ वो रखा है, अब वो डबल में बिक रहा है। 10 रुपए का एक हुआ, 10 पैकेट बने तो 100 रुपए का बिक रहा है। क्या उस दुकानदार ने वाकई उतना खर्चा किया था? या ये जो कंपनी है, महिंद्रा की कंपनी है, जो 50 रुपए में अपने पास ला के 10 रुपए में एक बेच रहा है, 100 रुपए डबल कमाई कर रहा है। वो कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। 50 का 100 हो गया, जबकि हमने कम से कम माना तब 50 से 100 हो गया। अब वो जो 100 रुपए की कमाई, मतलब 50 रुपए खर्चा करके उसने लाया, अपने पास बनाया, और वो जब बेचा तो 100 रुपए का हो गया, 50 रुपए फायदा हुआ। कितना हुआ? अब वो 50 रुपए जो फायदा हुआ, क्या उस किसान के पास वापस कुछ देगा कि मेरा इतना फायदा हो गया तो तुम भी इतना ले लो? देता है? संभावना है कभी देगा? तो ये जो 1 रुपया खर्चा करके 2 रुपया जो पैदा होता है, तो ये घाटे का सौदा है या फायदे का सौदा? जब वो दूसरे के आलू आगे हमारे खेत का आलू जाता है सब, और बैठे बैठे एक छोटे से कंपनी खोल के वहां प्रोसेस करके, कोई बात नहीं था, प्रोसेस करके, और वो सीधे सीधे डबल कमा लेता है। एक चीज और कैलकुलेट कीजिए, तो जब आलू खरीदता है तो उसको चिप्स का पैकेट बनाने तक का टाइम कितना लगता होगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कितना लगता होगा? 1 ही दिन। और वो किसान आलू उगा के पैदा करके वहां तक भेजने में कितना? 3 महीने। 3 महीने वो किसान खेती करता है, मेहनत करता है। कभी आलू खराब भी हो सकती है, कभी रेट नहीं भी मिलेगा 20 रुपए का। 20 रुपए तो बाजार का रेट है। किसान से जो मंडी में बेचता है तो वो 10-5 रुपए होता है। किसान के पास रहता है जब 5 रुपए रहता है, 5 रुपए रहता है। 5 रुपए का चीज बाजार में जब खाने वाले के हाथ में जाता है तो वो 100 रुपए का हो जाता है। होता है? 5 रुपए का ही आलू है ना, वो 100 रुपए का हो जाता है। धंधा फायदेमंद है नहीं है? तो ये धंधा जब हमारे आलू के ऊपर में, हमारे किसान के ऊपर, हमारी कमाई के ऊपर में जब महिंद्रा कर सकता है, हमको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? बहुत बड़ी बात है। सरकार के पैसे से करेंगे, अपने पैसे से करेंगे?
कर सकते। अब आप मेरे को ये बताओ, आपका जो क्वेश्चन था, आपका जो उसका जवाब मिला या नहीं मिला? कुछ अभी फर्क है? मिल गया ना? अगर ये बच्चा संतुष्ट हो सकता है अपने प्रश्न से, तो आप लोगों के मन में अगर कोई संशय हो या कुछ जानने की इच्छा है, देखिए, व्यवसाय एक ऐसा चीज है जो कभी घाटे में नहीं जाता। अगर कोई चीज हमने 10 रुपए में खरीदा, हम 9 में बेच ही नहीं सकते, उसको बिकता ही नहीं है। वो हमेशा 15 में बिकेगा, 10 का 15 बिकेगा, 20 में। दिन दूना रात चौगुना भी व्यवसाय से कमाई होती है, तभी ये लोग इकट्ठे होकर यूनाइटेड होकर किसानों की जो मेहनत है उसको खरीदते हैं और उसके औने पौने भाव में खरीद के और उसको 3 गुना 4 गुना भाव में बैठ के और शहरों में राज कर रहे हैं। अगर वो लोग हम हो जाएं, हमारे खुद के प्रोडक्ट पर खुद का बाजार, खुद का किसान, खुद हम उगा रहे हैं, करना क्या? बीच में 2-4 मशीनें लानी है, नमक मसाला मिर्ची डालना, तलना वलना है क्या? हमारे बहन बेटी इतना घर में शादी ब्याह में बड़े बड़े खाना बना दे के सब कर लेते हैं, क्या इसको तल के और चिप नहीं बना सकते हैं? बना सकते, बन सकता है ना। जब ये बन सकता है तो क्यों नहीं कर सकते हम? कौन सा नया कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है क्या? इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ना, कर सकते हैं ना, तो करना चाहिए हमको। सर इसमें ये पूछना चाह रहा हूँ सर जी, ये तो कंपनी का वो हो गया, सारी चीजें हो गई, समाज को इससे क्या फायदा? हाँ बिल्कुल, वो बच्चे का समाज को क्या फायदा है? बस नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, अभी मैं समाज का फायदा गिना के हम लोग खाना खाएंगे। समाज को क्या फायदा? ये आप मेरे या हम सब लोगों के, इतने लोगों के अकेले अकेले करने से नहीं होगा। अगर ये हमारा पूरा समाज इकट्ठे हो जाए, और जो मैंने आपको पहले बता रहा था, 1 रुपए की कीमत, बरार की 500 रुपए शेयर की कीमत, ये शेयर और बरार ये दोनों मिलके इन कंपनियों को काम कर रहे हैं। अब जो 50 रुपए का जो फायदा हो रहा है, उस 50 रुपए में खर्चे क्या है? बिल्डिंग का किराया, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, कुछ लोग काम करते होंगे वहां, उसका रख रखाव, एसी, इस जरूरत की चीजें हैं ना। तो इन चीजों का जो खर्चा है, वो खर्चा काट के मान लीजिए 50 रुपए बचता है, वो 50 रुपए से हमको 15 रुपए का इनमें खर्चा आता है। इतना ही आता होगा बेशक, हम छोटी सी बात कर रहे हैं। तो जो 15 रुपए का जो खर्चा इसमें आया, 20 रुपए मान लेते हैं, 25 रुपए मान लेते हैं, फिर भी 1 किलो आलू हमको 25 रुपए तो कमा के देता है ना। तो वो जो 25 रुपए का जो बेनिफिट होगा, कंपनी के पास उसका हिसाब है। जो इसमें अपना शेयर लगाएंगे 500 रुपए के हिसाब से जो शेयर देते हैं, किसी ने मान लीजिए अगर कोई तो ट्रेडिंग कंपनी के लिए अगर उसने 100 शेयर खरीदा, तो 100 शेयर खरीदा तो उसने 50,000 दिया। 50,000 शेयर के ऊपर में जो उसको हर साल मार्च में जब बैलेंस शीट बनती है, तो उसमें देखा जाता है कि हमने 50,000 रुपया इसमें लगाया था, और साल पूरे होने पर उसमें जो हमको है अगले आने वाले साल 10,000 रुपये हमने कमा लिया, 20,000 रुपये हमने कमा लिया। उसमें से अपने खर्चे काट के और बाकी जो पैसा है वो हमारे शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में जाता है। जैसे दूसरी कंपनी टाटा देता है, अडानी देता है, बिरला देता है, ये जो देते हैं ना, जो मार्केट के जिनके आप ओनर होंगे, बैंक देते हैं। अगर आपके पास में किसी बैंक का शेयर होगा, अगर आप उसको रखे हो, तो मार्च जैसे खत्म होता है, मई या जून तक जैसे उसकी बैलेंस शीट पब्लिश होती है, उसके बाद में आपका जो शेयर का डिविडेंड है, जितना उसने उस शेयर से बैंक ने कमाया है, टाटा ने कमाया, अडानी ने कमाया, किसी ने भी कमाया, वो आपके अकाउंट में अपने आप पहुंच जाता है। अगर कोई शेयर रखे होंगे तो ये प्रोसेस पता होगा, है किसी के पास हाथ खड़े कर सकते हैं, है होता है ऐसा, या मांगने जाना पड़ता है? तो ऐसे ही ये जो कंपनी है, इनमें जो पैसा लगाए रहेंगे, ये पैसा जब लगेगा इसमें, और इससे जब ये फायदा होगा, ये जो सुपर बाजार में बिकेगा, उससे जो भी फायदा साल भर में होगा, उसका एक निश्चित पूरे खर्चे काट के, कंपनी के खर्चे काट के, जहां जहां जितना लगा है वो खर्चे काट के जो फायदा होगा, वो फायदा पूरे शेयर होल्डर में बराबर में बांट दिया जाएगा। बराबर में फायदा हो गया ना। आपने पैसे 50,000 लगा दिया। जब ये कंपनी का बैलेंस शीट बनेगा, और कंपनी के बैलेंस शीट बनेगा, तो उसमें हर एक जो खर्चे हैं, जो इन्वेस्टमेंट हैं, उनका हिसाब किताब पूरा बैलेंस शीट में एक एक करके होता है।
वहां से अगर आपके 50,000 में या जो पूरा फंड इकट्ठा हुआ 1 करोड़ होगा, उसमें से अगर साल भर में उन्होंने 25 लाख रुपए कमा लिया, 20 लाख रुपए कमा लिया, तो 20 लाख रुपए जो 1 करोड़ शेयर होल्डर हैं, उसमें कितने शेयर होल्डर हैं उनको बराबर बंटवारा हो जाएगा। फायदा हो गया नहीं हुआ? समाज का काम, समाज का प्रोडक्शन, समाज का मेहनत समाज में रह गया, और समाज की जो कीमत है वो बाजार वाले खाते थे, जो हमारे मेहनत को फायदा के रूप में दूसरे उठाते थे, वो रुक गया। हमारे लोगों को रोजगार मिल गया। जो माता बहनें अनपढ़ हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, वो आराम से दाना छाट रही हैं, बीज छाट रही हैं, शुद्ध उसको करके उसको पिसवा रही हैं, उसका पैकेट बना रही है, कोई बड़ा काम नहीं। और जब शुद्ध रूप से पैकेट हो जाता है तो हमारे जो स्किल बच्चे हैं, जो कंप्यूटर जानते हैं, जिनको हिसाब किताब आता है, वो बच्चे जाके वहां पर बैठते हैं, टीआरसी में, ट्राइबल रिसोर्सेज सेंटर में बैठते हैं, सुपर बाजार में बैठते हैं, और वो अपना धंधा करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, लिखा है टीआरसी, और वहां पर सारा पैसा पूरे का पूरे जितने भी आता है वो कंप्यूटर, सारा बिल कंप्यूटर से निकलता है। आप ऐसा हाथ में लिख के और हमने इतना दे दिया, लो 5 किलो इसने ले लिया, 2 किलो, हाथ का कोई बिल नहीं होता, सारा का सारा बिल कंप्यूटर से निकलता है। पूरे कंप्यूटराइज है हमारे ये। कहीं कोई चोरी का गुंजाइश, कहीं कोई शंका की गुंजाइश कुछ नहीं है। जो आता है कंप्यूटर में एंट्री होती है। आपने दवाइयों की दुकान में देखा होगा कभी, जब दवाई आता है तो वो पहले ढूंढता है है कि नहीं है, तो दवाई देखेगा, कोई एम से आता है तो एम लिखेगा, वो है तो है, नहीं तो नहीं है। तो जितने दवाइयां आती हैं पहले अपन स्टॉक में एंट्री करता है, और जब बिकता है तो वो उसमें स्टॉक करके कंप्यूटराइज आपको बिल देता है, नहीं देता? सुपर बाजार में देते हैं, नहीं देते? बिग बाजार में कोई हाथ से लिख के देता? कोई नहीं देता। तो ये सुपर बाजार है, गांव का छोटा मोटा दुकान या कोई सेठ का दुकान नहीं है, ये सुपर बाजार है, पूरी तरह कंप्यूटराइज है, एक एक पैसे का हिसाब है, सब कुछ है। तो इस सिस्टम से हमारा ये यूटीजी, यूनाइटेड ट्राइब गोंडवाना एसोसिएशन आर्थिक दंड व्यवस्था की जो एक कार्यशाला 2025 भोपाल में आयोजित है, इसका पहला दिन हम इस तरह से जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, या मुख्य अतिथि कहना ठीक बात नहीं है, हमारे इस आर्थिक गंडवाना के जो संस्थापक हैं वो हमारे बीच में शायद कुछ ही क्षणों में आएंगे, और हम उनसे सुनेंगे। हम तो ये दिल बहलाने वाली छोटी छोटी बातें इधर उधर की करने का हम प्रयास कर रहे थे, वो बातों से आपको कितना मिला। अगर आपको बहुत कुछ मिला या एक भी शब्द, जैसे उस बच्चे ने पूछा, अगर इस तरह से दिमाग में, तो मैं अपने तरफ से कह सकता हूं कि मैंने आपके साथ छोटी छोटी बात की, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है, बहुत बड़ी बात हो सकती है। और इसी बात को और कहाँ लेके जाना चाहते हैं, कहाँ किन ऊंचाइयों में लेके जाना चाहते हैं, उसके लिए हमारे दादा नारायण का सब टीका मार रहे हैं, फिर हम उनको तब तक हम लोग खाना खा लेते हैं। सही है? तो एक बार बोलिए, फिर से एक बार बोलिए, चलिए फिर से एक बहुत सारा आपने सुना है, बहुत परेशान हो गए होंगे, क्योंकि मैं जब बोलता हूँ तो बंद नहीं होता। मेरे को इनके दादा ने कहा, दादा खाना तैयार है, खाना खा रहे हो, नहीं तो आप तो भूखे मार डालोगे। तो मैं बोला थोड़ी देर और क्षमा चाहता हूँ।